हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री पाठशाला। एंड आज फाइनली एक ऐसा टॉपिक जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरे को बहुत कुछ ऑलरेडी आता था, अशोका दी ग्रेट। तो आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे मैं ये हर वीडियो में कहती हूँ, होता है क्योंकि इंटरेस्टिंग। तो ज़्यादा अपनी बेइज्जती करवाने से पहले जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। तो देखो, मौर्यन डायनेस्टी, इसमें अब डायनेस्टी क्या होता है? डायनेस्टी देखो, जब एक ही फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स, मतलब पहले पापा आए, उन्होंने रूल किया, फिर बेटा आया, फिर उन्होंने रूल किया, बेटे का भी बेटा आया, फिर उसने रूल किया, वो हो जाती है डायनेस्टी, अ कंसेक्यूटिव रूल ऑफ द सेम फैमिली। तो 320 BCE में, बिफोर करंट एरा में फाउंड हुई थी एक डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी, और उसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत फेमस एडवाइजर थे चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ये तीनों एक ही नाम है। चाणक्य का नाम कौटिल्य, कौटिल्य विष्णुगुप्त एक ही इंसान है। और चाणक्य की एक फेमस बुक थी अर्थशास्त्र, जिनमें उन्होंने आइडिया दिया था एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। अशोका के एम्पायर, जो मौर्यन डायनेस्टी का पूरा एम्पायर था, उसमें क्या होता था मौर्यन एम्पायर में। उसके बाद आता है मौर्यन डायनेस्टी बिल्ड होना कैसे शुरू हुई, एम्पायर कैसे एक्सपेंड हुआ। तो सबसे पहले बात आती है मौर्यन डायनेस्टी के जो फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये सीएम चंद्रगुप्त मौर्य है, चीफ मिनिस्टर मत समझ लेना। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ओवरथ्रो कर दिया लास्ट नंद रूलर को, धनंद, और उन्होंने एनेक्स कर लिया पाटलिपुत्र को। और आप में से बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था पाटलिपुत्र वाले उस क्वेश्चन के लिए। पाटलिपुत्र इज प्रेजेंट डे पटना। और पटना किसकी कैपिटल है? जल्दी से कमेंट्स में बताओ, ठीक है। और इस पूरे जो एम्पायर था, इसके 3 मेन सेंटर्स थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक था तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र। इसको आप एक छोटी सी ट्रिक है, वैसे तो याद हो ही जाएंगे, बहुत इजी है, लेकिन ये ट्रिक है छोटी सी, PUT पुट करके याद कर लो आप, पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला, ठीक है। अब देखो, इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी तो चाहिए होगी ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो पाटलिपुत्र का एरिया था वो डायरेक्टली अंडर था चंद्रगुप्त मौर्य के। तो भाई अब उज्जैन, तक्षशिला और बाकी छोटे छोटे एरियाज का क्या होगा? उज्जैन था अंडर विक्रमादित्य, और जो बाकी के एरियाज थे वो या तो किंग की खुद की फैमिली रूल कर रही थी वहां पर, उनको एडमिनिस्ट्रेट कर रही थी, नहीं तो जो ये 3 जगह, 3 मेन सेंटर्स हैं, वहां से ऑर्डर आते थे। और वैसे जो मैंने स्टार्स लगा रखे ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये मेरे एग्जाम में आए थे। मैंने बहुत सारे सोल्व पेपर देखे हैं इंडिया के, और UPSC के, उसमें भी आए थे क्वेश्चंस। ये 3 मेन सेंटर्स वाला तो हर जगह याद आता, पता नहीं क्यों मुंह उठा के। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अर्थशास्त्र में बताई गई थी कि जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया होता था सब कॉन्टिनेंट का पूरा, वो अपने ब्लैंकेट्स के लिए फेमस था, और जो साउथ वेस्ट का एरिया था वो गोल्ड और प्रेशियस स्टोन्स के लिए फेमस था। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म आती है ट्रिब्यूट। तो देखो, वैसे हमने पढ़ा था कि टैक्सेस दिए जाते थे किंग्स को, है ना, बट ट्रिब्यूट में क्या होता था कि गिफ्ट्स दिए जाते थे किंग को। अब वो गिफ्ट्स कुछ भी हो सकते थे, मतलब विलिंगली दो, नॉन विलिंगली दो, अपनी मर्जी से दो, ना बिना मर्जी से दो। बट वो किंग्स के जो मेन थे वो आते भी उसी टाइम पर थे कि उनको पता होता था लोग अब ट्रिब्यूट रेडी करके बैठे होंगे। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मौर्यन डायनेस्टी के एम्पायर की और उसके कैपिटल की। तो मौर्यन एम्पायर का जो पूरा कैपिटल था वो था पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र पटना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पटना और पानीपत में। देखो, पटना जो होता है वो पाटलिपुत्र, और पानीपत होता है पर्णप्रस्थ, ठीक है। एक इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन मेरे कम्युनिटी लैब में है, जल्दी से जाकर उसका भी आंसर दो। और जो कैपिटल के बारे में था वो सिलियस निकेटर के एडमिनिस्ट्रेटर थे मेगासेंस। उन्होंने एक मतलब रिपोर्ट लिखी थी, एक अपने किंग को बताया था, चुगली करी थी जाकर, कि एक बहुत बड़ी और सुंदर सी सिटी है, इसमें 570 टावर्स हैं और 64 गेट है। इसमें जो 2 से 3 मंजिले इमारतें हैं, घर हैं, वो मिट्टी और वुड के बने हुए हैं। और जो किंग का खुद का पैलेस भी है वो भी वुड से बना हुआ है, और उसमें स्टोन की कार्विंग्स है।
जो किंग का पूरा पैलेस है उसके आसपास बहुत सारे गार्डन्स हैं और बहुत सारे बर्ड के शेल्टर्स भी हैं, बर्ड हाउसेस भी हैं। तो अब हम बात करते हैं रूलर्स की। अच्छा, मैं इतनी देर से नॉन स्टॉप बोल रही हूँ लेकिन मज़ा आ रहा है यार। बहुत अच्छा लगता था मेरे को ये टॉपिक बचपन में, ऐसा बूढ़ी नहीं हुई अभी। हाँ, तो अब बात करते हैं रूलर्स की। रूलर्स में सबसे पहले आए चंद्रगुप्त मौर्य। उनका एम्पायर खत्म, उनका मतलब रूल खत्म हो गया 297 BC में। और उसके बाद फिर आए बिंदुसार, उनके सन, उनका रूल खत्म हो गया 272 BC में। उनका भी रूल मतलब ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है, बहुत अच्छा ही था, ऐसा सा बहुत, वो भी बहुत ज़्यादा वो थे, मतलब इम्पोर्टेंट थे। फिर आ जाते हैं बिंदुसार के बेटे अशोका, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब अशोका जो थे वो पहले ऐसे रूलर थे जो अपने मैसेजेस, बहुत सारे अच्छे अच्छे सूक्तास जो हमने पढ़े थे, वेल सेड, ऋग्वेद वाली वीडियो में, मेरे को खुद को याद नहीं कौन सी वीडियो थी, एंड उसमें जो लिखा था उसमें मैसेजेस देते थे वो अपने फॉलोअर्स को। उसके बारे में हम स्टडी करेंगे अभी। और वो मैसेजेस जो लिखे जाते थे वो लिखे जाते थे प्राकृत में और ब्राह्मी लैंग्वेज में। फिर अब मेन बात आती है वॉर ऑफ कलिंगा। तो देखो, अभी इस छोटी सी चीज़ को एक एनिमेशन से समझते हैं जो मैंने करने की बहुत कोशिश करी। अब कैसी आई वो आप खुद ही देख लो। ठीक है, तो इसमें आपने देखा होगा कि जो कलिंगा की वॉर थी उसमें हमारे अशोका जी वो जीतने के बाद तो बहुत ज़्यादा दुखी थे। क्यों दुखी थे? क्योंकि इतना सारा ब्लड शेड हुआ था, इतना खून खराबा, इतने लोग मारे गए, उनके भी, सामने वाले के भी, राजा भी नहीं रहे उनके, तो उनको बहुत बुरा लगा। तो उसी टाइम से उन्होंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया। बहुत अच्छा लगता है सब भारी भारी शब्द बोलना। तो उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया कि अशोका, अब मतलब वो खुद कभी भी कोई वॉर नहीं लड़ेंगे। अशोका गेव अप वॉर। तो अब हम थोड़ा वेलफेयर की बात करते हैं कि अशोका ने क्या किया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो हम उनको अशोका दी ग्रेट करके बुलाते हैं। हम चंद्रगुप्त दी ग्रेट या फिर बिंदुसार दी ग्रेट क्यों नहीं बोलते? ठीक है, तो पहली बात उन्होंने रोड्स कंस्ट्रक्ट करवाई थी। दूसरी बात उन्होंने वेल्स खुदवाए थे ताकि पानी की सप्लाई अच्छी हो। उसके बाद रेस्ट हाउसेस, जो आश्रम होते हैं, आश्रम उस टाइम पर तो डेवलप नहीं हुए थे, बट आश्रम टाइप का एक कॉन्सेप्ट था, धर्मशाला का कॉन्सेप्ट था बेसिकली। और फिर होते हैं हेल्थ केयर सेंटर्स। उन्होंने बहुत प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, एनिमल्स ह्यूमन्स दोनों की ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने फैसिलिटीज़ करवाई थी। उसके बाद आता है अशोका जी का धम्मा। अब ये धम्म क्या होता है? बड़ी अजीब सा वर्ड है। तो धम्म कुछ नहीं है, बस एक धर्म को प्राकृत में ट्रांसलेट कर दिया, वो होता है धम्म। तो अब धम्म में उनके जो मतलब धम्म, उनका जो पर्सपेक्टिव था, उससे उनके 5 मेन प्रिंसिपल्स थे। पहला, अपने सर्वेंट्स, स्लेव्स, इन सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। दूसरा कि अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तीसरा ये था कि ब्राह्मण्स को और मॉन्क्स को गिफ्ट देने चाहिए। चौथा ये था कि हमें सेक्युलर बनना चाहिए। अब वो खुद एक बुद्ध थे, है ना? बुद्ध मतलब रिलीजन होता है यार, बुद्धिज्म पता होगा। तो वो खुद एक बुद्ध थे और वो मतलब बाकी सारे रिलीजन्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। और उनका मानना ये था कि अगर आप अपने धर्म की प्रेज करके बाकी धर्मों को मतलब ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो आप अपने धर्म को भी क्रिटिसाइज कर ही रहे हो कुछ हद तक। और लास्ट उनका था कंपैशन, कि मतलब सारे क्रीचर्स जो हैं वो एक जैसे ही हैं, कि ये नहीं है कि ये कुत्ता है तो हमसे इन्फीरियर होगा। वैसे मतलब थोड़ी उनमें फिजिकल एबिलिटीज कम होती है हमसे, बट स्टिल यार वो अपने लिए तो बहुत ज़्यादा केपेबल ही होगा ना। तो हर एक क्रीचर को, हर एक इंसान को, हर एक जानवर को, पौधों को कंपैशन से ट्रीट करना चाहिए। उसके बाद एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आती है। आपने कभी अगर एक कड़क सा 100 रुपये का नोट देखा है, या कौन सा भी नोट देखा है, उसमें ना बिल्कुल कॉर्नर पे एक लायन मतलब वो बना होता है, लायन कैपिटल बना होता है। उसको मतलब लायन कैपिटल जो है वो सारनाथ पिलर पे लोकेटेड है। सारनाथ एक जगह है, सारनाथ में एक पिलर है, उसके ऊपर वो कार्व हुआ है। और उसके अंदर एक अशोक चक्र भी है, जो आपने हमारे उसमें देखा होगा ना, इंडियन फ्लैग में ब्लू कलर का इतना प्यारा सा 24 चक्रों वाला अशोक चक्र,
जो आपने बचपन में जीके में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा होगा। और जो चार लायंस हैं उसमें, लायन कैपिटल में, वो चार चीज़ों को सिग्निफाई करते हैं, चार क्वालिटीज़ को सिग्निफाई करते हैं। PPCC, P फॉर पावर, P फॉर प्राइड, C फॉर करेज एंड C फॉर कॉन्फिडेंस। तो वीडियो ख़त्म हो गई, बहुत ज़्यादा ही जल्दी ख़त्म हो गई। नहीं, मैंने इस बार तो कोई कट भी नहीं लिया, मतलब वीडियो में ऐसे बिल्कुल चलती गई वीडियो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आई गेस। हाँ, बस इतना ही। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। बहुत छोटी सी लेकिन बहुत फन इंटरेक्टिव सी वीडियो थी। मेरे को तो बहुत मज़ा आया वीडियो बनाने में। और इससे नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, इतनी सारी एनिमेशंस के साथ, इतनी सारी, मतलब बस सारी जान उसी वीडियो में लगा रखी है। तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट मंडे आएगी 20th को, आई थिंक 20th, हाँ 20th को आएगी। सो टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल हिस्ट्री की पाठशाला। एंड मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय।